वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं। आज हम बात करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। क्या होता है वाइटल साइंस? वाइटल साइंस का मतलब होता है ऐसे चिन्ह जो हमारे शरीर में हमको ये बताते हैं कि हम जीवित है या नहीं। ठीक है, तो वाइटल साइंस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट वाइटल साइन होता है टेम्परेचर, सेकंड वाइटल साइन होता है पल्स, थर्ड होता है रेस्पिरेशन, फोर्थ होता है ब्लड प्रेशर और फिफ्थ होता है SpO2 मतलब ऑक्सीजन। आज हम इन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर हमारे शरीर की वह ऊष्मा है जिसे हम डिग्री में नापते हैं। शरीर की वह ऊष्मा जिसे हम डिग्री में नापते हैं, मतलब बॉडी की ऐसा टेम्परेचर जिसको हम डिग्री में चेक करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। बॉडी की हीट। अब टेम्परेचर जब जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, मतलब जब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग फीवर बोलते हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे पसीना भी आता है और हमारे शरीर का तापमान बढ़ करके हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो ऐसी कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। लेकिन अगर ये टेम्परेचर हमारा 98.6 से नीचे चला जाता है तो इस कंडीशन को भी हम लोग फीवर बोलते हैं। लेकिन जब हमारा टेम्परेचर जरूरत से ज़्यादा होता है या नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्योंकि बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो हमारी थर्मल हीट होती है। थर्मल हीट मतलब हमारी ऊष्मा, इसलिए इसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपर का मतलब ज़्यादा, थर्मिया का मतलब होता है हीट। जब ऊष्मा ज़्यादा होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फीवर या हाइपरथर्मिया। जब बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब हाइपो का मतलब होता है कम और थर्मिया मतलब हीट, मतलब शरीर की हीट नॉर्मल से कम होना। इस तरीके से हम बॉडी की हीट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद में बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट थर्मामीटर फर्स्ट हमारा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा होता है डिजिटल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम करते हैं जनरली हॉस्पिटल्स में। क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर पारा होता है और पूरा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में उसमें लिखा हुआ होता है और पूरी कांच की बनी एक प्लेट होती है। और डिजिटल थर्मामीटर हमारा जो होता है ये न्यूमेरिकल थर्मामीटर होता है। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर में सिर्फ हम जब थर्मामीटर से चेक करते हैं तब हम लोगों को सिर्फ एक प्लेट के ऊपर पे जितना भी हमारा टेम्परेचर आ रहा है, बॉडी का जितना हीट है, वो सब कुछ डिजिटल डिस्प्ले हो जाता है। इस तरीके से हम लोग हमारे बॉडी के टेम्परेचर को चेक करते हैं। सेकंड हम देखेंगे पल्स। पल्स क्या होता है? पल्स रेट या हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब हमारे हृदय की दर। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार काम करता है। तो पल्स रेट की डेफिनेशन हम देखेंगे कि 1 मिनट में हृदय के द्वारा, 1 मिनट में हार्ट के द्वारा धड़कने वाली धड़कनों की जो कुल संख्या होती है उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। तो 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली 72 बार बीट करता है। 72 नॉर्मल जो पल्स रेट होती है 72 बीट पर मिनट। लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो ये होता है हमारा 70 to 80 बीट पर मिनट। लेकिन अगर पल्स रेट हमारा इससे ज़्यादा हो जाता है या इससे कम हो जाता है तो हम उसके लिए क्या टर्म डिफाइन करेंगे? तो अगर हमारा पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम उसके लिए बोलेंगे टेकीकार्डिया। टेकी का मतलब होता है ज़्यादा, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। मतलब जब हार्ट रेट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। अगर ये 100 से ऊपर हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेकीकार्डिया। लेकिन अगर हमारा पल्स रेट, हमारा हार्ट रेट अगर कम हो जाता है, नॉर्मल से कम या 70 to 80 से के बीच में नहीं रह करके इससे भी कम हो जाता है या 60 या 60 से भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडी का यूज हम करते हैं कम के लिए, हाइपो के लिए, लो के लिए, और कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। तो जब हार्ट रेट 60 से कम हो जाता है, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। अब दोस्तों कारण पता करेंगे कि क्यों पल्स रेट बढ़ जाता है, क्यों पल्स रेट कम हो जाता है।
पल्स रेट नॉर्मली 70 to 80 या 90 तक हमारा अगर कंटिन्यू चल रहा है तो इसे हम नॉर्मल पल्स रेट के अंदर ही मानते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पल्स रेट 100 या 100 से ऊपर लगातार चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं उस व्यक्ति का इनटेक और आउटपुट। टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया को हम लोग समझेंगे। टेकीकार्डिया क्यों होता है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेकीकार्डिया जब एक व्यक्ति पानी ज़्यादा पीता है और यूरिन की मात्रा अगर कम होती है, पानी इंक्रीज और यूरिन डिक्रीज हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर का जो लेवल होता है, जो हीट लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी पल्स रेट बढ़ने लग जाती है, हमारी हृदय की गति थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेकीकार्डिया। अगर हमको ज़्यादा पल्स रेट बढ़ रही है तो ऐसी कंडीशन में हमको पेशेंट को यूरिन बढ़ाने वाली दवाइयाँ देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पेशेंट को ज़्यादा यूरिन आए और उसका पल्स रेट जो है वापस से थोड़ा सा डाउन होकर के नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। लेकिन इसके विपरीत अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो, अगर पेशेंट का पल्स रेट जरूरत से कम हो, नॉर्मल से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं इसका कारण होता है कि पेशेंट के शरीर में पानी की कमी है और पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमको पेशेंट को अधिक पानी पिलाना चाहिए। अधिक पानी पीने से पेशेंट का यूरिन भी बढ़ेगा और पानी की मात्रा भी पेशेंट के शरीर में बढ़ेगी। इससे पेशेंट का जो टेम्परेचर है, पेशेंट का जो पल्स रेट है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ये कंडीशन होती है पल्स रेट की। इसके बाद हम थर्ड वाइटल साइंस, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पल्स रेट कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कुछ 9 जगह ऐसी होती है हमारे शरीर में जहाँ से हम पल्स रेट को चेक कर सकते हैं। तो वो 9 हमारी आर्टरीज होती है। पल्स रेट सिर्फ आर्टरीज के द्वारा ही चेक कर सकते हैं। तो पहली आर्टरी जो होती है हमारी टेम्पोरल आर्टरी होती है। टेम्पोरल आर्टरी हमारे फोरहेड में प्रेजेंट होती है। फोरहेड हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है टेम्पोरल आर्टरी। सेकंड हमारी जो आर्टरी है वो है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। थर्ड हमारी आर्टरी है एपिकल। एपिकल आर्टरी हमारे सेंटर ऑफ चेस्ट में प्रेजेंट होती है, हमारी चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है। फोर्थ है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी हमारे कोनी के जस्ट ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे जो खड्डा नुमा आकृति बनी हुई है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ आवर एल्बो, ये दोनों हाथों में प्रेजेंट होती है। फिफ्थ हमारी जो आर्टरी है ये है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। और सबसे ज़्यादा हम लोग पल्स रेट चेक करते हैं, फील करते हैं तो हमारी रेडियल आर्टरी के द्वारा ही चेक करते हैं। अगर रेडियल आर्टरी से पल्स रेट फील नहीं हो पा रहा है तब हम हमारी ब्रेकियल आर्टरी, जब हम हमारी कैरोटिड आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी को फॉलो करते हैं। ये 5 आर्टरीज होती है दोस्तों। इसके अलावा और भी 4 आर्टरीज होती है, वो हम इसके बाद देखते हैं। तो हमारी जो 6th आर्टरी है वो है हमारी फीमोरल आर्टरी। ये हमारी फीमर बोन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। 7th हमारी जो आर्टरी है वो है पोप्लाइटियल आर्टरी। पोप्लाइटियल आर्टरी हमारे जो नी होता है, हमारा घुटना होता है, उसकी ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होती है। मतलब घुटने के पीछे जो खड्डे नुमा आकृति होती है उसमें हमारी एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पोप्लाइटियल आर्टरी। 8वीं आर्टरी जो हमारी है वो है टीबियल। टीबियल आर्टरी हमारी जो टीबिया फिबुला बोन जहाँ पे प्रेजेंट होती है घुटने के नीचे, वहाँ पर टीबियल आर्टरी होती है टीबियल बोन में। इससे हम पल्स फील कर सकते हैं। और लास्ट होती है हमारी डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस, डोर्सल पेडिस हमारे जो लोअर पाम होता है, पैर का जो पाम होता है, नीचे का जो तलवा होता है, जस्ट उसके ऊपर हम लोग फील करते हैं। तो ये 9 आर्टरीज होती है दोस्तों जहाँ से हम लोग पल्स रेट को फील कर सकते हैं, जहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल पल्स रेट कर रहा है या नहीं, नॉर्मल। देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारा 3rd वाइटल साइन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। इस प्रक्रिया में हम 2 गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक लेकर जाते हैं, टिश्यू तक लेकर जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये 2 जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया
जब होती है तो सामान्यतः रेस्पिरेशन हमारा होता है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। दोस्तों ये हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कभी जब हमको सांस ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है या नॉर्मल से कम या ज़्यादा आ रही है तो ऐसी कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है, इससे इंक्रीज होता है तो वो होगा 30, 32, 34 या इससे ज़्यादा रेस्पिरेशन अगर होगा तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे टेकिपनिया। टेकिपनिया ये वाली कंडीशन जब हमको होती है तो इसमें हमको सांस ज़रूरत से ज़्यादा आती है, सांस बहुत जल्दी जल्दी आती है, तेज़ तेज़ सांसें आती है। लेकिन अगर डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन रेट है, अगर रेस्पिरेशन नॉर्मल से कम होती है तो रेस्पिरेशन हो सकती है हमारी 10, 12 या 8, 6 इतना भी अगर हमको हो, या फिर इससे भी कम अगर हमारी रेस्पिरेशन रेट काम कर रही हो या हमारा सांस लेना इससे भी कम हो रहा हो तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रेडिपनिया। ये हमारा रेस्पिरेशन होता है, सामान्य रेस्पिरेशन 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे टेकिपनिया और कम होगा तो ब्रेडिपनिया। अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको समझते हैं, किस प्रकार से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे पास 3 स्टेप होती है। फर्स्ट होता है इनहेल, सेकंड एक्सेल और थर्ड होता है पोज। इनहेल का मतलब होता है अंतःश्वसन, अंतःश्वसन मतलब सांस को अंदर लेना। इसमें हम इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को शरीर के टिश्यू तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दूसरी जो हमारी प्रोसेस होती है वो होती है एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है श्वसन को बाहर निकालना, बाह्य श्वसन। इस प्रक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालते हैं। जब हम एक बार ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल लेते हैं तो उस वक्त हम लोग 1 सेकंड से भी कम समय का विराम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोज। इस टाइम पे हम लोग हल्का सा रुकते हैं, इसके बाद हम दोबारा से सांस लेना स्टार्ट करते हैं। फिर से हम इनहेल, फिर एक्सेल, फिर रुकना, फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर रुकना। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फोर्थ वाइटल साइन हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सामान्य तो लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्या होता है ब्लड प्रेशर, आइए इसको समझते हैं। तो ब्लड का प्रेशर क्या होता है, सामान्यतः हमारा ब्लड हमारी आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हमारे शरीर में बहता रहता है। ये वो नलियाँ होती है दोस्तों जिनके अंदर में हमारा ब्लड बहता रहता है। लेकिन उस ब्लड की वजह से, उस बहने वाले ब्लड की वजह से इन नलियों के ऊपर अगर कोई प्रेशर पड़ता है, कोई दबाव पड़ता है। क्यों पड़ता है वो दबाव, क्योंकि ये नलियों के अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से या कम प्रेशर की वजह से बहता रहता है। थोड़ा ज़्यादा तेज बहेगा या कम बहेगा। तो ऐसे समय पे ब्लड का जो प्रेशर है ब्लड की इन वेसल्स के ऊपर, ब्लड की इन आर्टरीज और वेन्स के ऊपर, इन नलिकाओं के ऊपर पड़ता है। तो इस दबाव को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। मतलब रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड के द्वारा ब्लड की नलियों पर पड़ने वाला दबाव ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी या पारा। क्योंकि जब हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तब हम स्पेग्नोमेनोमीटर का यूज करते हैं। स्पेग्नोमेनोमीटर होता है हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम बीपी चेक करते हैं। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट हमारा 2 तरह का होता है, एक मर्क्यूरी वाला होता है जिसे हम Hg में डिफाइन करते हैं, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट जनरली हॉस्पिटल्स में कम यूज किए जाते हैं, लेकिन घर में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता है उन लोगों के लिए इजी इक्विपमेंट है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा आता है, जैसे कि 130/90 या 140/100 या इससे भी ऊपर 150 या 160 अगर ऊपर से आता है, और 90 अगर इस तरीके से ब्लड प्रेशर आ रहा हो, तो इस चीज को हम डिफाइन करेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी बढ़ना, बीपी का जरूरत से ज्यादा आना। इसके लिए एब्रीविएशंस यूज करते हैं HTN। हाइपरटेंशन को जनरली फाइल्स में HTN लिखा जाता है, डॉक्टर्स STN इसको लिखते हैं। तो हाइपरटेंशन मतलब हमारा बीपी जो है वो 120/80 से बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 120/80 से कम आता है
तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 120/80 से अगर नीचे आता है, जैसे 110/70 या 100/60 या 100/70, इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर अगर आता है और लंबे समय के लिए लगातार आता रहता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है हमारा ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कंडीशन। अब सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कंडीशन क्या होती है, जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर से हमारे बीपी इंस्ट्रूमेंट में ऊपर से काउंट होता हुआ आता है, जहां से हमारी पल्स फील होना स्टार्ट होती है, वहां से हमारा जो पल्स होती है वो थोड़ा सा फास्ट बीट करती है, उस जगह पे हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट हमको पल्प करता है थोड़ा फास्ट, वो हम चेक करते हैं। अगर 120 के पास में आकर के वो ज्यादा बीट कर रहा है तो हम 120 जो चेक करते हैं ये होगा हमारा सिस्टोल ब्लड प्रेशर, मतलब जहां से बीपी आना स्टार्ट होता है वो हो गया हमारा सिस्टोल, और जहां आकर हमको आवाज आना बंद होती है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर इसी तरीके से दोस्तों अगर किसी पेशेंट का ब्लड 140/90 आया है तो इसमें जो 140 है ये पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा, मतलब अधिकतम रक्तचाप, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, और जो 90 है ये रहेगा डायस्टोल, मतलब न्यूनतम सबसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर। इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वाइटल साइन हम देखेंगे, लास्ट वाइटल साइन वो रहेगा SpO2। SpO2 का मतलब होता है सेचुरेशन पेरिफेरल ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी खून की नलियां या हमारी आर्टरी। अब हमारी खून की नलियां जो रहती है, मतलब हमारा जो खून रहता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ही हमारा ब्लड के साथ ही हमारा ऑक्सीजन भी सर्कुलेट करता रहता है लगातार। तो जहां जहां हमारी बॉडी में ब्लड होगा हम लोग उस जगह पे हमारा ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं। जनरली ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए हम सेचुरेशन प्रोब का यूज करते हैं, जिसको हम जनरली फिंगर्स में लगाते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल हमारा जो होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है 90 से 100%। ऑक्सीजन लेवल को हम परसेंट में चेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होता है तो इस कंडीशन में हमको पेशेंट को और ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है। ऑक्सीजन देने के लिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन मीटर दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को वेंटिलेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है, ज़्यादा ही उसका डिक्रीज हो रहा है, 60, 70 या 50% से नीचे अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल है तो हम उसको वेंटिलेटर, बाईपेप जैसी मशीनों का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को 90 से थोड़ा बहुत कम है, जैसे 85, 87 या 92, 94 के आसपास अगर पेशेंट को चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगा करके या नेबुलाइजर मशीन के द्वारा नेबुलाइज करके भी पेशेंट का ऑक्सीजन इंक्रीज कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन कम होने का कारण क्या है, तो ऑक्सीजन हमारा जो होता है जनरली कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये हमारे दोस्तों लंग्स है। तो लंग्स जो होते हैं, लंग्स का जो रूट होता है ये होता है ट्रेकिया। यहाँ से हम लोगों को सांस आती है, नाक से जो हम सांस लेते हैं, नाक, नोज, लेरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकिया में सांस आती है, ऑक्सीजन यहाँ से अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद में इन दोनों रूट से ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स में, और यहाँ से हमारे पूरे ये लंग्स के अंदर में हमारा पूरा ऑक्सीजन आ जाता है। लेकिन अगर इस रूट में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस है या फिर अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ऊपर से आने वाली सांस पूरा लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या फिर अगर लंग्स के अंदर ब्लड जमा हुआ है बहुत ज़्यादा किसी भी एक जगह पे, या दोनों लंग्स के अंदर अगर ब्लड जमा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो हार्ट के द्वारा जो ब्लड आ रहा है और लंग्स के द्वारा जो ब्लड जा रहा है, उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगा। तो जहां जहां हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा उसके साथ ऑक्सीजन अगर सर्कुलेट नहीं होगा तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो SpO2 लेवल होता है वो 90 से कम हो जाता है। तो ये कारण होता है दोस्तों ऑक्सीजन कम होने का। इस तरीके से हम लोग वाइटल साइन को समझ सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।